नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जो सबसे बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये असल में काम कैसे करते हैं? इनकी शक्तियों और सीमाओं का आधार क्या है? इसका जवाब हमारे संविधान के ही एक हिस्से में छिपा है, जो सरकार के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। हमारे देश के जो टॉप लीडर्स हैं वो अपना काम करते कैसे हैं? क्या वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकते हैं या फिर उनके लिए भी कुछ नियम तय हैं? जवाब कहीं और नहीं, हमारे संविधान के 20 आर्टिकल्स में है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये वो पूरा ढांचा तैयार करते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार काम करती है। तो चलिए एक एक करके इन शक्तियों और उनकी सीमाओं की दुनिया में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्र प्रमुख यानी प्रेसिडेंट से। देखते हैं कि संविधान उन्हें कौन कौन सी शक्तियां देता है और साथ ही उन पर क्या सीमाएं भी लगाता है। देखिए, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को एक बहुत ही बड़ी न्यायिक शक्ति देता है। वो किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति के पद के अधिकार को सही मायने में दिखाती है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस भी है। आर्टिकल 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताता है। इसका मतलब साफ है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद उन्हें हटा सकती है। मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और जवाबदेही सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 71 ये बिल्कुल साफ कर देता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। तो एक सवाल उठता है कि अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या होगा? क्या देश बिना लीडर के रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान ने इसका भी पूरा इंतजाम किया है। आर्टिकल 62 और 65 ये तय करते हैं कि उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का काम संभालेंगे और नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सिस्टम की स्थिरता को दिखाता है। राष्ट्रपति के बाद अब आते हैं देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर, उपराष्ट्रपति, जिनकी भूमिका एक नहीं बल्कि दोहरी है और बहुत ही अहम है। उपराष्ट्रपति की भूमिका को ऐसे समझिए कि वो एक ही समय पर दो अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक तरफ आर्टिकल 64 के तहत वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी संसद के ऊपरी सदन को चलाते हैं, और दूसरी तरफ, जैसा हमने अभी देखा, आर्टिकल 65 के तहत वो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश के कार्यकारी प्रमुख भी बन जाते हैं। ये दोहरी भूमिका ही इस पद को इतना खास बनाती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 67 के मुताबिक पूरे 5 साल। ये तय कार्यकाल इस पद को एक स्थिरता देता है। अच्छा, तो अब तक हमने देश के प्रमुख और उनके डिप्टी की बात की, पर सरकार का असली इंजन कहाँ है? वो कौन है जो देश को रोजमर्रा के लेवल पर चलाता है? जवाब है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ये जो टीम है ना, यही है सरकार की असली कोर। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री। फिर आर्टिकल 76 के तहत आते हैं अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। ये तीनों मिलकर ही सरकार का कोर फंक्शन चलाते हैं। और इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही अहम कड़ी है आर्टिकल 78। ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सरकार के हर बड़े फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ये सरकार के प्रमुख और राष्ट्र के प्रमुख के बीच एक पुल का काम करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को पक्का करता है। तो अब तक हमने एग्जीक्यूटिव यानी सरकार चलाने वालों को समझा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सभी भूमिकाएं देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था यानी हमारी संसद में कहाँ फिट होती हैं। जब हम संसद का नाम लेते हैं तो अक्सर दिमाग में लोकसभा और राज्यसभा ही आते हैं, है ना? लेकिन आर्टिकल 79 एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है कि राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। और संसद की इस तस्वीर को पूरा करता है आर्टिकल 80, जो राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बनावट तय करता है। इसमें यह बताया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, जो हमारी संसदीय व्यवस्था को एक संघीय चरित्र देता है।
तो इन 20 आर्टिकल्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये शक्ति, जिम्मेदारी और जवाबदेही का एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। ये एक ऐसा संतुलन है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का जो संतुलन बनाया था, क्या वो आज के राजनीति में उतना ही प्रभावी और मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।